ये कहानी है सुरेश नाम के युवा की, जो एक दिल्ली के चकाचौंध भरे जीवन में पला है। सुरेश तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता है और भूतों या अलौकिक शक्तियों की कहानियों को कोरी बकवास मानता है। उसके दादाजी का हाल ही में निधन हुआ था। उसकी वसीयत में उसे अपने पिता के गांव रतनपुर की एक पुरानी हवेली मिलती है। रतनपुर उत्तर प्रदेश के बाहरी कोने में बसा एक छोटा सा गांव है, जो अपनी हरियाली और तालाबों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां के लोग हवेली से जुड़ी अजीबोगरीब कहानियों के कारण इससे दूर रहते हैं। सुरेश का उद्देश्य स्पष्ट होता है, इस विरासत को जल्द से जल्द बेचकर अपने काम पर वापस लौट जाना। गांव में कदम रखते ही सुरेश को एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है, जो मई की तपती गर्मी में भी असामान्य लगती है। वह टैक्सी से हवेली की ओर बढ़ता है, जहां पीपलों के घने पेड़ और गहरा तालाब उसे एक अजीब सी बेचैनी से घेर लेते हैं। हवेली के भीतर बचपन की धुंधली यादें उसके मन में ताजा होने लगती हैं, लेकिन वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। पहली रात को सुरेश थक कर जल्दी सो जाता है। रात के लगभग 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल जाती है। उसे अपने कमरे के बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। सुरेश, सुरेश। वह इसे थकान का असर मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन यह घटना उसे बेचैन कर देती है। अगले कुछ दिन अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। लाइट्स बेवजह जलने बुझने लगती हैं, कभी हवा के तेज झोंके आते हैं और कभी कभी उसे किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कोई तालाब के पास रो रहा हो। वह इन सबको हवेली की जर्जर हालत का नतीजा मानकर खुद को दिलासा देता रहता है। एक दिन वह हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक बंद कमरे के दरवाजे को खोलता है, जो सालों से बंद था। धूल भरी हवा से उसका दम घुटने लगता है। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ती है। संदूक के अंदर उसे एक पुरानी बेहद खूबसूरत संगीत पेटी मिलती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, एक हल्की उदास धुन बजने लगती है। इस धुन में एक अजीब सा दर्द छुपा था और सुरेश को लगता है कि उसने यह धुन पहले कहीं सुनी है। वह पेटी को अपने कमरे में ले आता है और उस रात उसे नींद नहीं आती। उसे वह धुन बार बार सुनाई देने लगती है, जैसे उसके कानों में गूंज रही हो। हवेली में अकेले रहने से उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। उसकी वैज्ञानिक सोच अब ढीली पड़ने लगी थी। एक दिन जब वह आईने के सामने खड़ा था, तो उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह परछाई गायब हो गई। उसे लगा कि वह बस उसका भ्रम था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तो हवेली की हर एक खामोशी भी उसे परेशान करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह हवेली के अंदर उस परछाई के साथ बंद हो गया है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। जब वो गांव के बाजार में गया, तो सुरेश की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है, जो उसके दादाजी का करीबी था। बातों बातों में वह सुरेश से कहता है, बेटा, तुम्हारी उम्र के लोगों को निशी डाक जैसी कहानियों पर यकीन नहीं होता। निशी डाक उस परछाई का नाम था, जो रात को लोगों को उनके नाम से पुकारकर घरों के बाहर बुलाती थी। सुरेश डर जाता है, लेकिन वह अपने डर को छुपाता है। वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि कोई बुरी आत्मा यहाँ के तालाब में है क्या? तब वह बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि गांव के किसान और परेशान लोग उसी तालाब में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं। यह सुनकर सुरेश की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। रात को सुरेश फिर से उसी संगीत पेटी को देखता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसे उस पेटी से लगाव महसूस हो रहा है। वह पेटी को उठाकर पास के तालाब में फेंकने का फैसला करता है, ताकि उसे इन सभी बातों से छुटकारा मिल सके। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की तरफ बढ़ता है और तालाब के किनारे पहुंचता है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ दूर दूर तक फैली हुई खामोशी थी। अचानक उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखाई देती है, पर उस परछाई में वह अकेला नहीं था। उसके बगल में एक और परछाई थी, जो हवा में उड़ रही थी। सुरेश भागकर वापस अपने कमरे में आ जाता है, जहां वह बुरी तरह डर जाता है। उसे लगने लगा था कि उसकी कल्पना अब सच हो गई है। डर के मारे वह कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है।
रात के करीब 3 बजे कमरे का तापमान बहुत कम हो जाता है और बहुत तेज ठंडक हो जाती है। सुरेश के मन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या होगा, क्या होगा, मैं पागल हो रहा हूँ या कोई मेरे पीछे है। वह अपना मन शांत करने की कोशिश करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे अपने बचपन की कुछ भूली बिसरी यादें दिखाई देने लगती हैं। ये यादें बचपन के दिनों की थीं, जब वह और उसका बचपन का दोस्त राहुल उसी हवेली में छुट्टियां बिताते थे। राहुल अक्सर उस संगीत पेटी से खेलता था, जिसकी धुन अब सुरेश को परेशान कर रही थी। सुरेश को याद आता है कि वह और राहुल तालाब में नहाने गए थे। तब सुरेश ने पानी में डुबकी लगाई और जब वह बाहर आया तो राहुल वहां नहीं था। सुरेश को याद आया कि राहुल ने तैरने के बहाने तालाब में डुबकी लगाई थी और सुरेश को पता था कि राहुल को तैरना नहीं आता था। सुरेश ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। राहुल डूब गया था। सुरेश बुरी तरह डर गया था और अपने दादाजी को बचाने के लिए भी नहीं बुला पाया। डर के मारे वह राहुल की लाश को वहीं छोड़ देता है। दादाजी के आने के बाद उन्होंने राहुल को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मिला था। गांव वालों ने राहुल के परिवार वालों को बताया कि उनका बच्चा खो गया है। सुरेश ने कभी किसी को सच नहीं बताया। इस घटना को उसने पूरी तरह से अपने दिमाग से हटा दिया था, जैसे कि वह कभी हुई ही न हो। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाता है कि वह परछाई कोई और नहीं बल्कि राहुल की आत्मा थी। वह उसे बार बार पुकार रहा था। वह राहुल की आत्मा से माफी मांगने के लिए भागकर तालाब के पास जाता है। वह जोर जोर से राहुल को पुकारता है और उससे माफी मांगता है। तभी अचानक वह संगीत पेटी तालाब से उठकर हवा में उड़ने लगती है और राहुल की आत्मा सुरेश के सामने आ जाती है। रोहन की आत्मा की आंखें नहीं थीं, जीभ बाहर लटकी हुई थी और वह बहुत भयानक लग रहा था। राहुल की आत्मा कहती है, सुरेश, मैं तुम्हारे कर्मों का पाप हूँ। तुम जो भी करोगे वह तुम्हें वापस मिल ही जाएगा। अगर तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो उसका बदला और भी घातक होगा। यह सुनकर सुरेश बुरी तरह डर जाता है। राहुल की आत्मा सुरेश को घूर घूर कर देख रही थी और सुरेश जोर जोर से कांपने लगता है। उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा था। राहुल की आत्मा धीरे धीरे सुरेश की तरफ बढ़ती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। सुरेश वहीं जम जाता है और डर के मारे उसका गला सूख जाता है। तभी अचानक राहुल की आत्मा सुरेश के अंदर समा जाती है। सुरेश को एहसास होता है कि राहुल की आत्मा उसके अंदर आ चुकी है। सुरेश को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है और वह अपनी ही परछाई देखकर घबरा जाता है। सुरेश गांव से भागकर वापस दिल्ली पहुंचता है। वह अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे हर पल राहुल का चेहरा दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों में अब भी वही डर था। रात में वह अपने कमरे में सोता है और उसकी आंखें आधी रात को खुल जाती हैं। वह देखता है कि उसकी परछाई दीवार पर दिखाई दे रही थी। वह परछाई उसके साथ हिल नहीं रही थी, वह वहीं खड़ी थी। सुरेश अपने दिल पर हाथ रखता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह अपने ही हाथों से अपने शरीर पर कैंची से लगातार वार करता है। सुरेश का पूरा बदन लहूलुहान हो जाता है और वह पागलों की तरह हंसने लगता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। एक हफ्ते बाद वह अस्पताल से ठीक होकर वापस आ जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह शांत रहता है। वह अपने कमरे में बैठकर खाली छत को एक टक घूरने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सुरेश, सुरेश। वह समझ जाता है कि यह हवेली का भूत नहीं था, बल्कि वह अपनी ही यादों का कैदी बन गया था।